लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि कैसे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप तक आसान प्रेजेंटेशन और एक आसान भाषा में आप तक जो भी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं वो आप तक पहुंचाएं, जिससे आप अपने बिज़नेस में या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आप उसकी मदद से उसको आगे बढ़ा सकें और अपने लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकें। ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये रहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे किसान भाई या ग्रामीण क्षेत्रों में जो नौजवान हैं जो खेती किसानी या इस तरह की जो लाइट एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको हम गवर्नमेंट स्कीम जो रन हो रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, उनके बिज़नेस या उनके ट्रेड या उनकी लाइन ऑफ एक्टिविटी से संबंधित जो स्कीम्स हैं वो उन तक पहुँचाएँ। जैसे मैंने किसानों की बात करी, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वही हमारा एक बहुत ही मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स रन की जाती हैं। किसानों का जो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है वो होता है अपनी फसल को नुकसान से बचाना। वो नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है, वो नुकसान किसी तरह की बीमारी से हो सकता है या कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, बाढ़ जैसी समस्या हो सकती है। इस तरह की तमाम दिक्कतें हमेशा रहती हैं। तो कहीं न कहीं उनको अपने जो फसल होती है उसको बचाने का या कह सकते हैं कि उसका कुछ ऐसा सुनिश्चित उपाय उनके पास होना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, जैसे बीमा हम सब जानते हैं कि बीमा एक तरह का रिस्क कवर होता है, किसी नुकसान की भरपाई के लिए होता है। तो वैसे ही फसल बीमा योजना क्या है वो समझते हैं। क्या इसमें किस तरह का प्रोविजंस रखे गए हैं, किस तरह से स्कीम काम करती है, कैसे किसान इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, तो समझते हैं इसके बारे में। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो पहला और सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव है इसका वो है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। फार्मर्स को इंश्योरेंस कवरेज मिले और फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ऐसी स्थिति में जहाँ पे किसी भी तरह का जो नोटिफाइड क्रॉप हैं वो अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से या पेस्ट एंड डिजीज़ की वजह से, कीड़े की वजह से या किसी तरह की बीमारी से उनको कोई नुकसान होता है उनकी फसल को, तो उसका इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इससे कहीं न कहीं फार्मर्स की जो इनकम होती है उसको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश होती है ताकि वो एक कंटिन्यूअस फार्मिंग में रहें। फार्मिंग हम जानते ही हैं कि एक कई महीने का प्रोसेस होता है और जब फसल तैयार होती है उस समय अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर किसान जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसको फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही समय देना पड़ता है। तो वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, उसको कोई इकोनॉमिक लॉसेस ना हो, तो उसको कवर करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये स्कीम काम करती है। इसी के साथ साथ फार्मर्स को ये भी इनकरेज करती है ये स्कीम कि वो इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो उनको अडॉप्ट करे, उनको सीखे और अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको और अपग्रेड करे, उसके तरीके को अपग्रेड करे, उनके प्रोसेसेस को अपग्रेड करे। और साथ ही साथ टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट का फ्लो आसान हो सके, स्मूथ हो सके, उस पूरे प्रोसेस को स्मूथ करना और उसका जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको आसान करना, एग्रीकल्चर क्षेत्र में ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है।
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क की तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जहाँ पे सेलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि ओवरऑल गाइडेंस और कंट्रोल जिनका रहता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत पूरा इसका ओवरऑल गाइडेंस होता है। और जो कंसर्न्ड स्टेट होते हैं वो जितनी भी एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, इन सब बॉडीज़ के साथ, इन सब रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ एक तालमेल बना के, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी होगा, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी होगा, रेवेन्यू भी होगा, इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और पंचायती राज और इस तरह के तमाम विभाग और जो गवर्नमेंट के जो एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के और तालमेल बना के इसको एक मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको रन किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं यूनिट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो अगर हम इसके इंश्योरेंस की बात करें तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो अप्रोच होता है या जो मेन अप्रोच होता है वो होता है एरिया अप्रोच बेसिस, यानी कि हम एक डिफाइंड एरिया जो क्षेत्र होता है नोटिफाइड क्रॉप का उसको जो है हम इंश्योर करते हैं और एक उसको एक यूनिट ऑफ इंश्योरेंस की तरह डिफाइन किया जाता है, जिसको एक नोटिफाइड एरिया फॉर अ क्रॉप कह सकते हैं, जिनको एक तरह की समस्याएं होती हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलर रिस्क एक्सपोजर हो सकता है, जिनको यानी कि अगर मान लीजिए 2 फसलें हैं जिनको एक तरह की बीमारी हो सकती है तो वो सिमिलर उसमें आ जाएंगे और वो नोटिफाइड क्रॉप की कैटेगरी में उनको किया जाएगा। तो इस तरह से एक डिफाइंड अप्रोच होती है, यानी कि अप्रोच बेसिस, एरिया अप्रोच बेसिस के बेसिस पे ये यूनिट कैलकुलेशन किया जाता है। इसी तरह डिफाइंड एरिया क्या होता है, तो ये बेसिकली यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस होता है, जो कि बेसिकली एक विलेज या विलेज पंचायत लेवल पे, जहाँ पे जो भी उस क्षेत्र का नाम हो वहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स होते हैं या दूसरे तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो एक यूनिट का जो साइज़ होता है उसको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ एरिया, अगर हम डिफाइंड एरिया की बात करें तो वो एक विलेज या एक पंचायती लेवल पे अगर कोई पूरा पंचायत के क्षेत्र का जो एरिया है उसको हम डिफाइंड एरिया में कवर कर सकते हैं। इसी तरह यूनिट ऑफ इंश्योरेंस वो एक जियो फेंस्ड या जियो मैप्ड रीजन में भी हो सकता है, जहाँ पे एक जैसे रिस्क प्रोफाइल्स हों उन नोटिफाइड क्रॉप्स को। इसके अलावा जो लोकलाइज्ड कैलेमिटीज़ होती हैं या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं तो उनको भी एक तरह से वहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे भी जो यूनिट ऑफ इंश्योरेंस उसके असेसमेंट के लिए लगाया जाता है, वो भी उस इंश्योरेंस फील्ड में या इंडिविजुअल फार्मर लेवल पे वो भी एप्लीकेबल होता है। क्रॉप्स एंड नोटिफाइड एरिया, तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो जो स्कीम है वो कवर करती है ऑल द क्रॉप्स फॉर विच पास्ट यील्ड डेटा इज अवेलेबल, यानी कि पिछली उनकी जो गुणवत्ता थी या जो पिछली यील्ड थी, पैदावार थी, उसका डेटा अवेलेबल है और उसको उगाया जा रहा है, उसकी फसल लगाई जा रही है जो भी नोटिफाइड सीज़न है, तो उसको हम एक उन क्रॉप्स को हम कवर करते हैं। और यहाँ पे जो नोटिफाइड एरिया होगा जहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ रिस्क कह सकते हैं या जो यील्ड एस्टिमेशन है उस नोटिफाइड एरिया लेवल का वो अवेलेबल होगा वो डेटा, जो कि नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जिनको CCE बोलते हैं, जो कि एक पार्ट होता है जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे का, उसके आधार पे वहाँ पे यील्ड एस्टिमेशन निकाले जाते हैं और वो तमाम क्रॉप्स उसमें कह सकते हैं कि वो उसमें एलिजिबल होते हैं। नोटिफाइड एरिया की अगर हम बात करें तो नोटिफाइड एरिया एक यूनिट ऑफ इंश्योरेंस होता है कि क्या यूनिट ऑफ इंश्योरेंस होगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है किसी भी क्रॉप को एक सीज़न के अंदर इस पर्टिकुलर क्रॉप को नोटिफाई करने के लिए। तो वो नोटिफाइड एरिया जो होता है वो यूनिट ऑफ इंश्योरेंस उसको कहा जा सकता है। यहाँ पे जो यूनिट ऑफ इंश्योरेंस का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन उस यूनिट के अंदर कितना है, तो उस हिसाब से साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस का। अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें
तो यूनिट ऑफ इंश्योरेंस आमतौर पे वो एक विलेज या जो पूरा पंचायती क्षेत्र होता है, पंचायत लेवल का जो पूरा विलेज होता है वो हो सकता है। और कोई माइनर अगर क्रॉप्स हैं वो उसमें वहाँ पे वो एक हायर लेवल भी हो सकता है, एक बड़ा एरिया भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा फिर उसी एस्टिमेशंस के बेसिस पे, जो कि उस नोटिफाइड क्रॉप के सीज़न में जो कंडक्ट कराए जाएंगे, जो एस्टिमेशन जो सर्वेस कराए जाएंगे उसके बेसिस पे। इसी तरह जो स्टेट्स होंगे वो जो विलेज है या जो विलेज पंचायत है उसको नोटिफाई करेगा कि एज यूनिट इन केस ऑफ माइनर क्रॉप्स, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो माइनर क्रॉप्स के केसेस में स्टेट्स को भी नोटिफिकेशन देना पड़ेगा उस खास विलेज को या उस पंचायत को। इसी तरह फार्मर्स को कवर किया जाता है। तो जितने भी फार्मर्स हैं जो कि नोटिफाइड क्रॉप्स एक नोटिफाइड एरिया उस सीज़न के अंदर ग्रो कर रहे हैं और जिनका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो उसमें एलिजिबल होते हैं। तो मुख्यतः ज़्यादातर इसमें किसान एलिजिबल हो जाते हैं जो कि एक नोटिफाइड क्रॉप या नोटिफाइड एरिया में वो खेती कर रहे होते हैं। अब इसमें कंपलसरी कवरेज क्या होता है? तो इसमें इस स्कीम के तहत जो इनरोलमेंट होता है वहाँ पे डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द कल्टीवेशन ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप। उस पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया में जो नोटिफाइड क्रॉप होता है उसका जो पोजीशन होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, उसको जो है एक तरह से कंपलसरी कवरेज मिलेगा। और यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो जो पहली कैटेगरी है उसमें अगर देखें तो फार्मर्स जो भी होंगे उस नोटिफाइड एरिया में जिनके पास एक क्रॉप लोन अकाउंट या केसीसी अकाउंट होगा, जिनको हम एक लोनी फार्मर कह सकते हैं, और उनको एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की जाती है या वो रिन्यू होती रहती है उस पर्टिकुलर नोटिफाइड क्रॉप के लिए उस पर्टिकुलर सीज़न में। तो ऐसे केसीसी धारक या जो क्रॉप लोन अकाउंट होल्डर्स हैं वो उस कैटेगरी में आ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे ऐसे फार्मर्स जिनको सरकार द्वारा कह सकते हैं कि समय समय पे उनको इंक्लूड किया जा सके या उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आएँ, तो वो फार्मर्स भी इसमें जो कंपलसरी कवरेज है उसके क्षेत्र में वो आते हैं। उसके अलावा जो वॉलंटरी कवरेज होता है, तो वॉलंटरी कवरेज जो होता है वो एक तरह से फार्मर्स द्वारा जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, लिया जा सकता है। और यहाँ पे भी जो केसीसी या क्रॉप लोन अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो इसमें नहीं रखे जाते हैं, मतलब उनके अलावा वाले इसमें जो है वो वॉलंटरी कवरेज भी ले सकते हैं। रिस्क्स क्या कवर होते हैं और क्या एक्सक्लूजन्स होते हैं? तो अगर हम रिस्क की बात करें तो जो पहला रिस्क इसमें कवर किया जाता है वो है यील्ड लॉसेस, यानी कि जो पैदावार है उसमें अगर कोई लॉस हो रहा है, मान लीजिए फसल तैयार है और जो इसमें ख़ास तौर पे जो तैयार फसल होती है वहाँ पे इसको ये इफ़ेक्टिव होता है। तो कम्प्रहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू कवर द यील्ड लॉसेस। अब वो यील्ड लॉसेस कैसे हो सकता है? ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, जैसे नेचुरल फायर एंड लाइटनिंग, मान लीजिए आग लग जाती है खेत खलिहान में, आग इस तरह से कहीं पे। दूसरा क्या हो सकता है? स्टॉर्म, आंधी आ सकती है, तूफान हो सकता है, हेल स्टॉर्म्स हो सकते हैं, खूब तेज़ बारिश, ओले हो सकते हैं, बारिश है, तूफान है, कोई बड़ा टॉर्नेडो है या हरिकेन, या इस तरह के जो नेचुरल कह सकते हैं वेदर रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, जो रिस्क्स हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। उसकी वजह से यील्ड लॉसेस हो सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ का खतरा बना रहता है हमेशा, या पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहते हैं, तो वो भी एक नेचुरल कैलेमिटी की तरह है और उससे भी तैयार फसल में यील्ड लॉसेस आते हैं। इसी तरह सूखा पड़ सकता है, सूखा एक बहुत ही मेजर समस्या होती है, वहाँ पे नुकसान हो सकता है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो पेस्ट्स होते हैं या डिजीज़ेज़ आती हैं तो उनसे भी जो यील्ड लॉसेस है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है और वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसे यील्ड लॉसेस को कवर किया जाता है। उसके अलावा जो प्रिवेंटेड सोइंग होता है वहाँ पे भी इसको कवर किया जाता है, इस रिस्क को कवर किया जाता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे मेजॉरिटी होती है इंश्योरेंस फार्मर्स की एक पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया में, जिनका इंटेंशन होता है कि हम अपना जो फसल है उसको लगाएं और जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उस फसल को लगाने में या बुआई करने में वो एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से एप्लीकेबल ना हो पाएँ या वो लगा ना पाएँ उस समय पे, वहाँ पे
25% तक का मैक्सिमम एक सम इंश्योरेंस दिया जाता है एक इंडेमनिटी क्लेम के माध्यम से, जो कि मतलब उनको फार्मर्स को जो है वहाँ पे 25% तक का एक रिस्क कवर, और प्रिवेंटेड सोइंग की वजह से या उसके डिक्लेरेशन या इंडेमनिटी क्लेम के बेसिस पे वो एलिजिबिलिटी बनती है, तो वहाँ पे वो प्रिवेंटेड सोइंग का ले सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं फार्मर्स को। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यहाँ पे जो कवरेज है वो अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज का होता है, यानी कि फसल काटने के 14 दिन के भीतर ही ये अगर कोई लॉस हो रहा है इस तरह का जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में किया जाता है, तो वो कवर किया जाता है। और ऐसे क्रॉप जो कि कट एंड स्प्रेड कंडीशन में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फसल को काट के और फैला दिया गया ताकि वो सूख सके, और वहाँ पे कोई साइक्लोन या कोई बारिश या कोई इस तरह का अनसीजनल रेंस आती हैं, तो ऐसी कंडीशंस में 14 दिन का समय होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को क्लेम करने के लिए या इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट लेने के लिए। इसके अलावा लोकलाइज्ड कैलामिटीज़ हो सकती हैं, लोकल लेवल पे कोई डैमेज हो गया, किसी भी तरह का कोई लोकलाइज रिस्क हो गया, जैसे तेज़ आंधी तूफान आ गया, बारिश हो गई, या इस तरह का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीज़न जो उस लोकल एरिया को ही अफेक्ट कर रहा था, तो उसको भी यहाँ पे लोकलाइज कैलामिटीज़ की तरह देखा गया है। तो रिस्क के बाद अब हम समझते हैं एक्सक्लूजन्स। तो जो ऐसे यहाँ पे एक्सक्लूजन्स हैं जो कि जिनको एक्सक्लूजन्स की कैटेगरी में रखा गया, ऐसे रिस्क हैं, तो पहला होता है जैसे वॉर एंड किंडर्ड पेरिल्स, न्यूक्लियर रिस्क हो गए, राइट्स हो गए, मलिशियस डैमेज हो गया, थेफ्ट है, एक्ट ऑफ एनिमिटी है, दुश्मनी में किसी ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, या जो डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल्स की वजह से नुकसान हो जाता है खेतों में। तो ऐसे चीज़ों को जो है वो एग्जेम्प्ट रखा गया है, इस तरह के जो रिस्क्स हैं उनको एग्जेम्पशंस के कैटेगरी में रखा गया है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सक्लूजन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा सम इंश्योर्ड और लिमिट ऑफ कवरेज की बात करते हैं। तो जो लोनी फार्मर होता है जो कंपलसरी कंपोनेंट के अंतर्गत आता है, अगर ऐसा कंडीशन है कि लोनी फार्मर है जो जिसका कोई केसीसी या कोई लोन चल रहा है, एग्रीकल्चर लोन है, तो उसका जो सम इंश्योर्ड होगा वो होगा इक्वल टू स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर दैट क्रॉप, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी द्वारा फाइनल किया गया होगा। हालांकि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक, जहाँ तक उसकी जो कह सकते हैं यील्ड हो सकती है उस इंश्योर्ड क्रॉप की, ताकि उसे जो फार्मर है उसको उस वैल्यू तक का उसको इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सके। यहाँ पे जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है वो इस सम इंश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड यील्ड होती है वो स्केल ऑफ फाइनेंस से कम होती है, और तो ये एक कैटेगरी हो सकती है लोनी फार्मर्स के लिए। इसी की तरह जो नोशनल थ्रेशोल्ड यील्ड होती है और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो करंट ईयर या जो करंट यील्ड आती है वो एक तरह से उसकी वैल्यू ऑफ सम इंश्योर्ड कैलकुलेट की जा सकती है। आगे भी इसके बारे में मैं कुछ फार्मूला बेस्ड अप्रोच भी आपको बताऊंगा। ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे साल में जहाँ पे एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं अवेलेबल है, तो जो प्रीवियस ईयर का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, और उसके बेसिस पे जो कंडीशंस हैं, जो कैलकुलेशंस हैं वो किए जाएंगे। इसमें जो है वो बोर्ड द्वारा, या जो एग्रीकल्चर बोर्ड है वो इसमें फाइनल करेगा इसको। इसी तरह इन केस ऑफ लोनी फार्मर्स जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं जो फार्मर्स पे कर रहे हैं वो भी लोन द्वारा फाइनेंस किया जा सकता है, जो कि बैंक द्वारा जो है वो डिसबर्स किया जाता है, और उसको भी एक एडिशनल कंपोनेंट की तरह स्केल ऑफ फाइनेंस में इंक्लूड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग लोन। लोन के लेने के लिए उसको स्केल ऑफ फाइनेंस में कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह जो फार्मर्स वॉलंटरी बेसिस पे सम इंश्योर्ड करवा रहे हैं उनका जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड यील्ड के हिसाब से होगा, यानी कि थ्रेशोल्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय जो भी एमएसपी या गेट प्राइस रखा गया है उस पर्टिकुलर इंश्योर्ड क्रॉप की, उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो कैलकुलेशन आएगा, उसके बेसिस पे सम इंश्योर्ड किया जाएगा या लिमिट ऑफ कवरेज कहा जाएगा। इसके अलावा प्रीमियम रेट्स की बात करें तो जो एक्चुरियल प्रीमियम रेट होता है जिसको एपीआर बोलते हैं
वो बेसिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो डिसाइड किया गया है, जो कैटेगरी रखी गई हैं, जो प्रीमियम रेट्स रखे गए हैं, उनके बेसिस पे ही होगा। यहाँ पे जो प्रीमियम रेट्स हैं वो बेसिस ऑफ लॉस कॉस्ट, जिसको एलसी बोलते हैं, यानी कि क्लेम एज परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि जो सम इंश्योर्ड का एक परसेंटेज क्लेम बनता है, जो कि नोटिफाइड क्रॉप्स के केसेस में देखा जाता है, तो वो कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं जो प्रीमियम रेट्स हैं वो फसल बीमा योजना में जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या जो डीएसी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो निर्धारित किया जाएगा। तो इसको चार्ट के फॉर्म में समझते हैं कि क्रॉप्स के बेसिस पे कि किस तरह की क्रॉप्स हैं और उनमें किस तरह का इंश्योरेंस कवरेज है। तो अगर हम सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स को देखें तो खरीफ में फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स आ गए, जहाँ पे हर तरह के सीरियल्स, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं जो कि फार्मर द्वारा दिए जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड, वो होता है 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, या जो एक्चुअल रेट होता है जो भी उसमें से कम होगा उसका वो पर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह जो फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं रबी सीज़न में, जहाँ पे सारे सीरियल्स, मिलेट्स, ऑयल सीड्स या पल्सेस आते हैं, वो 1.5% ऑफ जो सम इंश्योर्ड होता है या जो एक्चुअल रेट्स होते हैं। इसी तरह खरीफ एंड रबी दोनों के में जो एनुअल कमर्शियल या एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनमें 5% होता है जो सम इंश्योर्ड होता है या जो एक्चुअल रेट होता है, दोनों में से जो भी जिसकी वैल्यू कम होगी। तो अब समझते हैं कि प्रीमियम रेट्स या जो इंश्योरेंस चार्जेस है डिफरेंस क्या है। तो जो प्रीमियम रेट और जो रेट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस है जो कि फार्मर्स पे करते हैं, उनको हम रेट ऑफ नॉर्मल प्रीमियम सब्सिडी भी कह सकते हैं, जो कि सेंट्रल और स्टेट द्वारा बराबर से जो है वो शेयर किया जाता है, उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से आता है। यहाँ पे जो चार्जेस हैं, जो प्रीमियम रेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और उसका जो बेसिस होता है वो यील्ड डेटा जो अवेलेबल होता है फरवरी मंथ में खरीफ क्रॉप्स के लिए और अगस्त में रबी क्रॉप्स के लिए, जो भी एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट्स होती हैं वो उनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और प्रीमियम बिडिंग की इनविटेशन से पहले ही ये सारा डेटा कैलकुलेट करके और उसका जो प्रीमियम का जो रेट्स होते हैं वो कैलकुलेट कराए जाते हैं। हालांकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो भी क्लस्टर अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकती है, जहाँ पे 15 से 20 गुड एंड बैड डिस्ट्रिक्ट्स या एरियाज़, उनको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है उस रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए और वहाँ पे बिडिंग कराने के लिए। तो इससे क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क होता है, तो उसको आसानी मिलती है और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क हो जाता है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, क्योंकि जितना भी ये जो रिस्क होते हैं या जो कवरेज होता है वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज को पे करना पड़ता है। तो उनको लिए भी यहाँ पे आसानी रखी जाती है कि कैलकुलेशंस जो किए जाएँ तो वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, और ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वो तो एक कंपनी को नुकसान हो और दूसरी कंपनी को। तो एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए वहाँ पे इस तरह का मॉडल भी अप्लाई किया जाता है। इसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्पैनल्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ को इन्विटेशंस देते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, और वो कोटेशन सबमिट करते हैं कि क्या उनके प्रीमियम रेट्स होंगे नोटिफाइड क्रॉप्स पे जो कि नोटिफाइड इंश्योरेंस यूनिट एरिया में होंगे, वो इंडेमनिटी लेवल क्या होगा, थ्रेशोल्ड यील्ड्स क्या होंगे, वहाँ पे सम इंश्योर्ड, और इस तरह की जितनी भी बेसिक टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं उनके बेसिस पे वो इम्पैनल्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ को कोटेशंस के लिए इन्विटेशंस भेजते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ अपने कोटेशंस शेयर करते हैं और जो बेस्ट कोटेशंस होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है वो इम्पैनल्ड एजेंसी की तरह एक पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, और वो इम्पैनल्ड कंपनीज़ इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपनी बिड्स प्रीमियम रेट्स के जो बिड्स होते हैं, जितनी भी सर्टिफाइड क्रॉप्स हैं, नोटिफाइड क्रॉप्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई कंप्लाइंस इशू होगा, किसी भी तरह का कोई कंप्लाइंस इशू होता है, तो वो कंपनी की बिड जो है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है।
तो यहाँ पे जो बिडिंग का प्रोसेस होता है उसके माध्यम से प्रीमियम रेट्स जो हैं वो बेस्ट रेट्स अवेलेबल कराए जाते हैं किसानों के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी रिस्क्स होते हैं वो कैसे शेयर किए जाते हैं। तो जो लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है यहाँ पे जब कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस होते हैं जो कि नेशनल लेवल पे कैलकुलेट किए जाते हैं किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप सीजन में, वो अप टू 350% ऑफ टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, और जितना भी इंश्योरेंस कंपनीज कंबाइंड है सारी कंपनीज का मिला के ये कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह जो लॉसेस होते हैं नेशनल लेवल पे किसी पर्टिकुलर क्रॉप सीजन में जो कि इसके ऊपर इस सीलिंग के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन देना होता है जो कि 50-50 बेसिस पे होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य है, वो दोनों 50-50% बेसिस पे ऐसे लॉसेस को शेयर करते हैं, इस तरह के रिस्क को शेयर करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक प्लान बनाता है और जो कैलकुलेशंस के लिए कह सकते हैं कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करता है जितने भी नोटिफाइड क्रॉप्स हैं उस पर्टिकुलर नोटिफाइड इंश्योरेंस यूनिट्स के अंदर, ताकि वो एक क्रॉप यील्ड का असेसमेंट कर सके। तो दो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो एक मेंटेन करते हैं सिंगल सीरीज ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, और उसके जो रिजल्टेड यील्ड एस्टिमेट्स आते हैं, तो दोनों को क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेट्स और क्रॉप इंश्योरेंस दोनों ही पर्पस के लिए ये जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, और इसके डेटा जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको यूज़ करता है। एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड, तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसका जो इंडिकेशंस हैं वो इस तरह से हैं कि अगर हम इंश्योरेंस यूनिट के हिसाब से देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर है तो वहाँ पे जो मिनिमम नंबर्स ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो कराने होंगे मिनिमम, वो होंगे 24, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 24 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई तालुका, तहसील या ब्लॉक लेवल पे अगर कोई है क्षेत्र, तो वहाँ पे मिनिमम 16 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कराने मैंडेटरी हैं। इसी तरह कोई रेवेन्यू सर्कल है, कोई मंडल है, कोई हुबली है, वहाँ पे मिनिमम 10 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स मैंडेटरी हैं। इसके अलावा अगर कोई गांव है, ग्राम पंचायत है, कोई पटवार मंडल है या पटवारी हल्का है, वहाँ पे 4 फॉर मेजर क्रॉप्स एंड 8 फॉर अदर क्रॉप्स, यानी कि यहाँ पे क्रॉप के हिसाब से अगर मेजर क्रॉप्स हो रहे हैं तो 4, और अगर कोई दूसरे क्रॉप्स हो रहे हैं तो 8 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स राज्य सरकार द्वारा वहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा क्रॉप यील्ड का एस्टिमेशन कैसे कराया जाता है, तो यहाँ पे रोल आता है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का, जिसमें रिप्रेजेंटेशंस होता है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होती हैं वो जितने भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के जो इश्यूज़ होते हैं और जितने भी अदर टेक्निकल मैटर्स हैं उनके बेसिस पे करते हैं। तो जो भी इस तरह के जो इनपुट्स मिलते हैं, कोई चाहे वो आरएसटी के माध्यम से हो या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से होगा, उनको भी कोई भी उसके अंदर यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि एक ऑप्टिमम सैंपल साइज़ बन सके और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स का एक कह सकते हैं कि बेटर रिज़ल्ट उसमें मिले। क्या यूज़ है मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का यील्ड डेटा क्वालिटी या टाइमलाइंस को इम्प्रूव करने में। तो जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तो उसमें ये देखा गया है कि जो प्रोसेस है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स का, वो अभी जो करेंटली कंडक्ट कराया जाता है वो कहीं ना कहीं उसमें रिलायबिलिटी कुछ कम हो रही है, कुछ मतलब उस पर रिलायबल डेटा कह सकते हैं कि नहीं हो सकता, और जिस स्पीड से वो क्लेम सेटलमेंट्स होते हैं तो दोनों में थोड़ा सा वो एक लैकिंग है रिलायबिलिटी की। तो यहाँ पे देखा कि ऐसी ज़रूरत महसूस हुई जहाँ पे एक क्वालिटी या टाइमली और रिलायबल यील्ड डेटा अवेलेबल नहीं था। अब इस प्रॉब्लम का समाधान क्या था कि जितना भी रियल टाइम बेसिस पे हम उसकी अगर वीडियो या इमेज कैप्चर कर सकें जब एक क्रॉप की ग्रोथ हो रही होती है,
तो वो डेटा अगर हम अवेलेबल हो हमारे पास और उसको मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहाँ पे जीपीएस टाइम स्टैंपिंग भी हो, वहाँ पे इस डेटा की क्वालिटी को, इसकी जो टाइमलाइंस हैं, उनको, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये काफ़ी मदद करता है जो क्लेम प्रोसेसिंग और पेमेंट्स का जो पूरा जो कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है, उसको काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो जितने भी राज्य सरकारें हैं या जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनको इस टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए और इससे काफ़ी सुधार और काफ़ी कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा और जो सेटलमेंट का प्रोसेस है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर पे जो हमारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनमें 50-50% बेसिस पे उसको शेयर किया जाता है। दोनों ही सरकारों के बीच में इस एक्सपेरिमेंट कॉस्ट को शेयर किया जाता है ताकि इस एक्टिविटी से फ़ायदा उठाया जा सके। इसी तरह अगर हम कैलेंडर एक्टिविटीज़ की बात करें कि क्या एक्टिविटी कैलेंडर होता है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ डेट होती है, चाहे वो लोनी हो या नॉन लोनी कल्टीवेटर्स हो, उनका एक यूनिफॉर्म डेट होती है, एक कॉमन डेट रखी जाती है उनके लिए। यहाँ पे इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं या इरिगेशन वाटर अवेलेबिलिटी हो गई या सोइंग पैटर्न है, तो इन सब कंडीशंस के बेसिस पे एक कट ऑफ डेट निर्धारित की जाती है और जो कि दोनों ही तरह के किसानों के कह सकते हैं कि उनके लिए एक कॉमन डेट होती है। इसी तरह जो हमारा SLCCI होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंसल्टेशन में एक सीजनैलिटी डिसिप्लिन्स के बेसिस पे जो कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बेसिस पे उसको फिक्स करता है। हालांकि ये एनकरेज नहीं करता है एडवर्स सिलेक्शन या मॉरल हैज़ार्ड्स को, बट ब्रॉड सीजनैलिटी डिसिप्लिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है और इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या पूरी कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी है सीज़न के हिसाब से या मंथ्स के हिसाब से। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी होती है वो होती है इशुएंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो खरीफ के केसेस में ये फरवरी महीने में इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं और रबी के केसेस में ये अगस्त महीने में। इसके अलावा जो दूसरी एक्टिविटी होती है वो होता है कंडक्ट ऑफ SLCCI मीटिंग्स टू डिसाइड फॉर notification of crops and notified areas, limits of sum insured एंड अडॉप्शन ऑफ लेवल ऑफ इंडेमनिटी एट्सेट्रा। तो ये सारी एक्टिविटी जो हमने पहले समझी, उनका जो टाइम फ्रेम होता है खरीफ के केसेस में मार्च के महीने में और रबी के केसेस में सितंबर के महीने में। इसके अलावा जो लोनिंग पीरियड होता है, लोन सैंक्शन जो कि किसानों के लिए, ऐसे किसानों के लिए जो लोन ले रहे हैं कंपलसरी बेसिस पे, उनके लिए खरीफ के केसेस में अप्रैल टू जुलाई और रबी के केसेस में अक्टूबर टू दिसंबर होता है। इसके अलावा जो कट ऑफ अगली एक्टिविटी होती है कट ऑफ डेट निर्धारित करना, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रपोजल्स सबमिट कर सकें, चाहे वो लोनी फार्मर्स हों या नॉन लोनी फार्मर्स हों। तो ऐसे इनके लिए जो कट ऑफ डेट रखी जाती है वो खरीफ सीज़न में 31 जुलाई की होती है और रबी के सीज़न में वो 31 दिसंबर होती है। इसी तरह कट ऑफ डेट जो रखी जाती है फॉर रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशंस ऑफ लोनी फार्मर्स, जिनको कंपलसरी बेसिस या नॉन लोनी फार्मर्स के बेसिस में जहाँ पे वॉलंटरी कवरेज मिलना होता है उस पर्टिकुलर बैंक ब्रांच के माध्यम से या रिस्पेक्टेड नोडल ऑफिस के, वहाँ पे अगर खरीफ के सीज़न में हम बात करें तो विद इन 15 वर्किंग डेज फॉर लोनी फार्मर्स एंड 7 वर्किंग डेज फॉर नॉन लोनी फार्मर्स आफ्टर द कट ऑफ डेट। इसी तरह रबी के केसेस में भी विद इन 15 वर्किंग डेज फॉर लोनी फार्मर्स एंड 7 वर्किंग डेज फॉर नॉन लोनी फार्मर्स आफ्टर द कट ऑफ डेट। तो ये कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी की 6 कंडीशंस थी। अब 7वीं एक्टिविटी जो कट ऑफ डेट होता है डिक्लेरेशन कंपलसरी या नॉन कंपलसरी बेसिस पे या वॉलंटरी बेसिस पे होता है। तो खरीफ के सीज़न में जो 7 वर्किंग डेज होता है डिक्लेरेशन रिसीव करने के नोडल ऑफिस या उस पर्टिकुलर ब्रांच के, और इसी तरह रबी के केसेस में भी 7 वर्किंग डेज होता है। इसी तरह कट ऑफ डेट रखी जाती है यील्ड डेटा के लिए। तो यील्ड डेटा के लिए भी खरीफ के सीज़न में विद इन अ मंथ फ्रॉम फाइनल हार्वेस्ट, यानी कि जब हार्वेस्टिंग सीज़न होता है उसके 1 महीने के अंदर ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह रबी के केसेस में भी विद इन अ मंथ फ्रॉम फाइनल हार्वेस्ट, यानी कि 1 महीने के अंदर उस पर्टिकुलर हार्वेस्टिंग में।
तो प्रोसीजर ऑफ फॉर असेसमेंट या प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल ऑफ क्लेम्स क्या है, वो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो यील्ड लॉसेस एट नोटिफाइड एरिया लेवल पे कैसे यील्ड लॉसेस कराते हैं। तो जब एक बार यील्ड डेटा अवेलेबल होता है, स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव हो जाता है, बेसिस ऑफ जो कट ऑफ डेट्स होते हैं, क्लेम्स विल बी प्रोसेस्ड, अप्रूव्ड एंड सेटल्ड बाय द एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इसी तरह अगर एक्चुअल यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ द इंश्योरेंस क्रॉप जो होती है वो डिफाइंड एरिया के बेसिस में है, फॉर द डिफाइंड एरिया, तो वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिट नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो वहाँ पे कराए गए उस पर्टिकुलर इंश्योर्ड सीजन में, अगर वो कम पड़ते हैं, फॉल शॉर्ट ऑफ द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड यील्ड, उस यील्ड से उसका कम हो रहा होता है, तो जितने भी इंश्योर्ड फार्मर्स हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि उन्होंने जो पैदावार है, जो उनकी यील्ड है, वो शॉर्टफॉल है, और वो एक तरह से उसके लिए उनको यील्ड लॉसेस में डीम्ड माना जाता है, डीम्ड फिट माना जाता है। इसी तरह जो स्कीम होती है वो ये कोशिश रहता है कि कैसे प्रोटेक्शन दिया जा सके इस तरह की कंटिजेंसी को, जितने भी फार्मर्स हैं, इंश्योर्ड फार्मर्स हैं या इंश्योरेंस यूनिट्स हैं उनको। क्लेम पे आउट्स का फॉर्मूला जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या किस बेसिस पे क्या फार्मूला इंश्योरेंस कंपनीज कैलकुलेट करती हैं। तो क्लेम पे आउट्स का जो फार्मूला होता है वो बेस्ड होता है यील्ड लॉसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और उसका अगर हम फार्मूले के फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्लेम्स पे आउट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, शॉर्टफॉल इन यील्ड डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड यील्ड, और इसका जो सम आता है, जो वैल्यू आएगी उसको सम इंश्योर्ड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सम इंश्योर्ड जो पहले से पता होता है, निर्धारित होता है, उसका एक मल्टीप्लायर होता है जो भी शॉर्टफॉल वर्सेस थ्रेशोल्ड यील्ड होता है। तो ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए कोई फॉर्मूले की तरह देखा जाता है। और यहाँ पे जो शॉर्टफॉल इन यील्ड है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो शॉर्टफॉल ऑफ यील्ड किसे कहा जाएगा, जो थ्रेशोल्ड यील्ड होती है, जो पहले से निर्धारित होती है, और उसके बाद जो एक्चुअल यील्ड आती है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम शॉर्टफॉल इन यील्ड की वैल्यू में कंसीडर करते हैं। तो शॉर्टफॉल ऑफ यील्ड जो कैलकुलेट की जाती है वो थ्रेशोल्ड यील्ड माइनस जो एक्चुअल यील्ड होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डेटा का टाइमली होना वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है या इस तरह के जो कट ऑफ डेट्स रखे गए हैं वो इसीलिए रखे गए हैं कि इस तरह का डेटा आपके पास अगर समय पे अवेलेबल होगा तो इसकी क्लेम पे आउट के कैलकुलेशंस करना आसान होगा, और जब कैलकुलेशंस आसान होंगे तो वो एक कहीं ना कहीं जल्दी प्रोसेसेस होंगे और किसानों को कहीं ना कहीं वो लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद लोकलाइज्ड कैलेमिटी लॉस असेसमेंट कैसे किया जाता है। लोकलाइज्ड जो कैलेमिटीज़ होती हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित, तो उनको कैसे असेसमेंट किया जाता है, उस लॉस को कैसे असेस किया जाता है। तो यहाँ पे लॉस असेसमेंट और एक मॉडिफाइड इंडेमनिटी प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे लोकलाइज्ड पेरिल्स होते हैं, जैसे कि हेल स्टॉर्म हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, बाढ़ हो गया, या इस तरह के जो लोकल लेवल पे कहीं आपदा आ जाती है वहाँ पे लोकल असेसमेंट किया जाता है ताकि जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम हो सके वो वहाँ पे फार्मर्स को अवेलेबल कराया जा सके और उसमें असेसमेंट कैलकुलेट किया जा सके। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो असिस्ट करेगा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को इस तरह का जो एक्सटेंट ऑफ लॉस है उसको असेस करने के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना डेटा, अपना रिपोर्ट सबमिट करता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, जिसके माध्यम से जो एक्सटेंट ऑफ लॉस है वो एक कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं लोकलाइज कैलेमिटी के केसेस में। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस असेसमेंट के केसेस में क्या होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे हमने पहले समझा भी कि हार्वेस्ट के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम तक जब वो फसल बिकी नहीं होती, उस बीच अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है या इस तरह की जो लोकल लेवल पे कुछ हो सकती हैं, तो वहाँ पे एक क्लस्टर अप्रोच रखी जाती है
कि उस अफेक्टेड फार्म्स को या अफेक्टेड विलेज को वहाँ पे पूरे क्लस्टर बेसिस पे वहाँ पे लॉसेस को कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को इस एक्सटेंट ऑफ लॉस का कैलकुलेशन करने में अपने डेटा के माध्यम से, अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से मदद करता है कि इस पूरे क्लस्टर लेवल पे किस तरह का लॉसेस हुए हैं, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अगर कोई हुए हैं तो उनको कैलकुलेट करा जाता है। ऑन अकाउंट पेमेंट ऑफ क्लेम्स ड्यू टू मिड सीजन एडवर्सिटी। अब मिड सीजन एडवर्सिटी में अगर कुछ हो सकता है, जैसे कि कोई एडवर्स सीजनल कंडीशंस हो गई, जब क्रॉप ग्रो कर रहा है या क्रॉप का सीज़न आ गया, वो कंडीशंस बाढ़ की जैसी स्थिति हो सकती है, या कोई बहुत ही सूखा पड़ गया, या अनसीजनल रेन्स हो गए, कभी कभी बिना सीज़न के बारिश हो जाती है और तैयार फसल या फसल जब एकदम पकने वाली होती है उस समय वो फसल नुकसान हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं मिड सीज़न एडवर्सिटी। और मिड सीज़न एडवर्सिटी में भी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट या जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनसे एग्रो मेट्रोलॉजिकल डेटा या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से या इस तरह के और कोई इंडिकेटर्स हैं, उनसे डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर क्रॉप या एरिया में किस तरह का लॉसेस हुआ है। और ये जो लॉसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, जो मिड्स, इनका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 25% तक का ही एक क्लेम का रेशियो रखा गया है और इससे ऊपर ये नहीं होता है। तो मिड सीजन एडवर्सिटीज़ के केसेस में जो क्लेम्स होते हैं वो 25% तक की एक कह सकते हैं कि जो सम इंश्योर्ड होता है उसका 25% तक का क्लेम वो कर सकते हैं वो किसान। यहाँ पे जो मिड सीजन एडवर्सिटी होती है, जहाँ पे क्वांटम ऑफ ऑन अकाउंट पेमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि जॉइंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी कंसर्न्ड स्टेट या यूनियन टेरिटरीज होता है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इन तीनों के माध्यम से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसका अप्रेजल किया जाता है मिड सीजन एडवर्सिटी का। ऑन अकाउंट पेमेंट जो इम्प्लीमेंटेड होता है वो सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स या नोटिफाइड एरियाज़ में होता है जहाँ पे इस तरह के प्रॉक्सी इंडिकेटर्स इस्टेब्लिश किए जा सकें और उनको कंसिडर किया जा सके पेमेंट के लिए। और अगर वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड यील्ड है उस पर्टिकुलर सीज़न में जो वो 50% कम होगी नॉर्मल यील्ड से, तभी उनको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो जितने भी क्लेम्स के प्रोसेस करेगी, जो असेसमेंट करेगी, वो एक ऊपर जो हमने अभी डिस्कस करा उसके मेथोडोलॉजी और उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट करेगी, जो डेटा अवेलेबल होगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के माध्यम से और तमाम जो एजेंसीज़ हैं उनके माध्यम से उसको कैलकुलेट करेगी। इसी तरह एकरेज डिस्क्रिपेंसी होती है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पहले पास्ट में एक्सेस इंश्योरेंस कवरेज रिपोर्ट किया गया, जहाँ पे जो एक्चुअल प्लांटेज एकरेज था वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ओवर इंश्योर्ड था। तो यहाँ पे आइडियली डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए जो कि फार्मर लेवल पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन फार्मर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जेन्युइन इंश्योरेंस कवरेज हो, अदरवाइज उनका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और उनका नुकसान की फिर भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जहाँ पे हमारे पास डिजिटाइज्ड फार्म रिकॉर्ड्स नहीं है, एक जीआईएस प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे बड़ा दिक्कत हो जाएगी कि फिज़िकली वेरीफाई करना हर फार्म को। हालांकि कुछ समय के लिए इसके लिए अप्रोच रखी गई है, वो एक्रीगेज जो एकरेज डिस्क्रिपेंसी है वो इंश्योरेंस दिया जाता है, जो एवरेज प्लांट एकरेज होता है फॉर पास्ट 3 इयर्स का, यानी कि पिछले 3 सालों में जो भी एक एवरेज निकल के आता है उनका प्लांटेशन का, वो ट्रीट किया जाता है और उनका जो एक्सेस निकलता है वो एक एक्सेस वैल्यू की तरह देखा जाता है उस इंश्योरेंस कवरेज में। तो एकरेज डिस्क्रिपेंसीज को भी हैंडल किया जाता है इसी तरह से। अब इसका मैनेजमेंट ऑफ स्कीम कौन करता है, रिव्यू कौन करता है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल इश्यू ऑपरेशनल गाइडलाइंस एंड मोडालिटीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है वो इस विषय पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी करती है और ये अपेंडेड हो सकती हैं समय समय पे, ताकि स्कीम में कोई प्रोविजंस करने हैं या डिटेल्ड स्टेप्स हैं या क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन सी एजेंसीज़ के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके एग्जीक्यूशन में या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन सब से रिलेटेड जितनी भी ऑपरेशनल गाइडेंस और मोडेलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इम्प्लीमेंट करती है।
तो जो स्कीम होती है उसको रिव्यू भी करना होता है पीरियोडिकली, जहाँ पे कुछ एडिशंस, डिलीशंस या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जो भी प्रोविजंस रखे गए और जो भी उसमें उस समय एक ज़रूरत महसूस होती है तो वहाँ पे उनके मॉडिफिकेशंस या डिलीशंस या वो भी किए जा सकते हैं। इसी तरह हर क्रॉप सीज़न में जो एग्रीकल्चर सिचुएशन होती है उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। देखिए, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा रिस्क जो होता है कि आप कुछ भी पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते, चाहे वो वेदर कंडीशंस हो, चाहे वो क्रॉप डिजीज़ेज़ हों, चाहे वो क्रॉप यील्ड हो या कोई नेचुरल कैलामिटी हो। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हर बार उसको उसी तरह से मॉनिटर किया जाए। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होती हैं या स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, वो रेगुलरली इसको मॉनिटर भी करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं हर क्रॉप सीज़न को अलग-अलग। वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो जितनी भी डेटा अवेलेबल आएगा जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस क्लेम्स बनते हैं, उनका डेटा उनके पास एक सटीक डेटा अवेलेबल हो और वो एक्चुअल के बिल्कुल नियर कह सकते हैं वो एरर फ्री डेटा हो। तो इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होती है, ये एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट सबमिट करती है, जो भी एग्रीकल्चर सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पे कि कितने एरिया में जो है वो यूज़ किया गया सोइंग के लिए, सीज़नल वेदर कंडीशंस क्या हैं, पेस्ट्स का किस तरह के इंसिडेंट्स आ रहे हैं या क्रॉप फेलियर अगर कोई हो रहा है तो इस तरह का फोर्टनाइटली एक रिपोर्ट सबमिट होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी करती है। तो यहाँ पे रिव्यू और मैनेजमेंट जो है वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह जो पूरा ओवरऑल ऑपरेशन होता है स्कीम का, उसको एनुअली रिव्यू किया जाता है और अगर कोई मॉडिफिकेशंस वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें पीरियोडिक अप्रेजल रिपोर्ट्स होती हैं उस स्कीम के संबंधित में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के माध्यम से तैयार की जाती हैं और जो भी इसमें ज़रूरी मॉडिफिकेशंस हैं उनको इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको एनुअल बेसिस पे इसका रिव्यू किया जाता है। अब जैसे हम सब जानते ही हैं कि ख़ास तौर पे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्कीम या किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में अवेयरनेस और पब्लिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है। इस स्कीम के लिए भी भारत सरकार की तरफ से काफ़ी अवेयरनेस की जाती है और इसके लिए अलग-अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी पब्लिसिटी करें और उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि जितने भी ऐसे विलेजेस हैं या नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जितने भी पॉसिबल तरीके हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे एग्जीबिशंस लगा के, फार्मर्स का फेयर्स लगा के, एसएमएस भेज के, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्म्स बना के, इन सब के माध्यम से एक अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि लोगों के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, क्या क्रॉप्स के से रिलेटेड इंश्योरेंसेस अवेलेबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़, इन सब से तालमेल बनाना। तो हर लेवल पे इसमें अवेयरनेस कराई जाती है ताकि किसानों के अंदर एक एडुकेट अवेयरनेस हो सके और वो इस स्कीम का भी और दूसरी चीज़ों के बारे में भी वो अवेयर हो सकें और अपनी जो फार्मिंग का क्षेत्र है उसको वो मजबूत कर सकें। इसी तरह जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज़ को असिस्ट करती है कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद कर सके और एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सके इस स्कीम का, जिसके लिए वो ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं अलग-अलग लेवल पे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, पंचायती लेवल पे हो सकता है, विलेज लेवल पे हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस फैले और किसानों के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई शंका या कोई डर या कोई अनअवेयरनेस है तो वो दूर की जा सके। सर्विस टैक्स को समझते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक रिप्लेसमेंट स्कीम है तो यहाँ पे भी इसको सर्विस टैक्स लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया गया है और जितनी भी सर्विसेज इन्वॉल्व हैं इस इम्प्लीमेंटेशन स्कीम में वो पूरी तरह से सर्विस टैक्स से के दायरे से बाहर हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर सर्विस टैक्स करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक कॉस्टिंग बढ़ती है, एक एक्स्ट्रा बाहर आता है, तो उस कॉस्टिंग को कम करने के लिए भी सर्विस टैक्स को एक्सक्लूड किया गया है। यूज़ ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, देखिए जैसे टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, इस्तेमाल होता है
तो वो हमेशा पैदावार को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, पर कॉस्ट प्राइस को कम करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक चैलेंज ये होता है कि वो हमेशा उसमें इनोवेशंस, हमेशा उसमें अपग्रेडेशंस होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ख़ास तौर पे बहुत सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा ये समय समय पे इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स रन किए जाते हैं सेलेक्टेड एरियाज़ में, जो कि राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज़ या नेशनल या इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, री इंश्योरेंस, इन तमाम स्टेक होल्डर्स की मदद से जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ है उस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो रिमोट सेंसिंग की बात हो, चाहे वो एरियल इमेजरी, सैटेलाइट्स, इस तरह की जितनी भी हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूज़ किया जा सके। इससे एक सही एस्टिमेशन निकाला जा सकता है, चाहे वो यील्ड एस्टिमेशन से रिलेटेड हो, या क्रॉप हेल्थ से रिलेटेड हो, या लॉस एस्टिमेशंस की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल्दी और बेहतर तरीके से और सटीक तरीके से कैलकुलेट की जा सकती हैं। ज़ाहिर है जब इस तरह का डेटा अवेलेबल होगा सरकार के पास, तो सरकार एक जो ओवरऑल स्कीम बनाती है उसमें इस डेटा का जो एक्चुअल डेटा होगा, जो करेक्ट डेटा होगा, या कह सकते हैं जिसमें वेरिएंस बहुत कम होगा, तो उस डेटा के माध्यम से वो अपनी स्कीम को और बेहतर कर सकते हैं। और एनुअल बेसिस पे जब इसका रिव्यू होता है, तब इस रिव्यू में जो मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सरकार द्वारा उसमें की जाती है। इसी तरह ये देखा भी गया है, ये प्रूव भी हो चुका है कि जो सैटेलाइट इमेजरी है वो कहीं न कहीं काफ़ी मदद करती है डीमार्केटिंग में, जो क्रॉप्ड एरियाज़ हैं इनको क्लस्टर में ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप हेल्थ। तो ये इसका बेनिफिट मिला भी है। इसी तरह इसको सक्सेसफुली यूज़ किया जा सकता है जो हमारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं विद इन द इंश्योरेंस यूनिट्स, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सैटेलाइट इमेजरी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट सैम्पलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारी इसमें फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको और बेहतर करा सकते हैं। इसी तरह सैटेलाइट इमेजरीज़ और यील्ड एस्टिमेट्स जो निकाले जाते हैं सीसीई के माध्यम से, उनमें काफ़ी अच्छा कोरिलेशन देखने को मिला है। और स्टेट्स जो होते हैं वो इस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके क्रॉप यील्ड्स को के सही एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, और ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो थोड़ा एक्यूरेसी के साथ अपना जो यील्ड एस्टिमेशंस हैं या जो क्लेम्स बन रहे हैं उनको वो सर्विस दे सकें और उसको बेहतर कर सकें। तो जो इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें कि जो सीसीज़ हैं उनकी इंटीग्रिटी को कैसे वेरीफाई, तो वहाँ पे जो जीपीआरएस इनेबल्ड मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या जो कैमराज या स्मार्टफोन्स होते हैं, उनसे हम उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, या उनकी जो कह सकते हैं एक्यूरेसी को कैलकुलेट किया जा सकता है और प्रूफ किया जा सकता है और उसको क्रॉस चेक भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी होती है उस डेटा या उस पिक्चर को कैप्चर करने में, वो काफ़ी कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो एस्टिमेशन ऑफ यील्ड्स होते हैं उनके जो वैल्यूज़ आती हैं वो काफ़ी एक्यूरेट भी होती हैं और वो काफ़ी जल्दी हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिव्यू करते हैं इस स्कीम का। तो रिव्यू कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट विल रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट रिव्यू करती है। और अगर कोई पॉइंट आउट करेक्शंस होते हैं, अगर इस तरह की कोई महसूस होती है ज़रूरत कि ये करेक्शंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे प्रोविजंस दिए जाते हैं उस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो फार्मर्स प्रीमियम का जो स्ट्रक्चर है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से एट पार होगा। यानी कि उसमें कोई भी इस स्कीम में जो प्रीमियम कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे, वो ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। और जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन होता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का, वो भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। और एरिया एलोकेशन भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है उन दोनों में वो दोनों ही चीज़ें कॉमन होती हैं। एक बार जल्दी से समझते हैं वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में किस तरह के प्रीमियम स्लैब्स हैं और किस तरह की सब्सिडी शेयर की जाती है। तो अगर हम प्रीमियम स्लैब्स की बात करें तो अप टू 2% अगर प्रीमियम स्लैब है तो वहाँ पे कोई भी सब्सिडी इसमें प्रदान नहीं की जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हो।
अगर ये प्रीमियम स्लैब 2% से ज़्यादा और 5% तक है तो वहाँ पे 25% सब्सिडी दी जाती है, सब्जेक्ट टू मिनिमम नेट प्रीमियम ऑफ 2% पेएबल बाय फार्मर। यानी कि 2% प्रीमियम जो फार्मर पेएबल करेगा उस पे उसके वो कंडीशन मैंडेटरी है और 25% की सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में 50-50 बेसिस पे शेयर की जाती है। इसी तरह अगर जो प्रीमियम स्लैब है वो ग्रेटर देन 5 और अप टू 8% तक है तो वहाँ पे 40% सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पे जो मिनिमम प्रीमियम का शेयर होता है जो फार्मर द्वारा होता है वो 3.75% होता है। इसी तरह अगर जो प्रीमियम का स्लैब है वो 8% से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो सब्सिडी होगी वो 50% सब्सिडी होगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम का जो शेयर होगा वो नेट प्रीमियम का जो मिनिमम शेयर होगा वो 4.8% और मैक्सिमम जो नेट प्रीमियम का शेयर होगा जो कि फार्मर द्वारा पेएबल होगा वो 6% होगा। तो मिनिमम 4.8% और मैक्सिमम 6% का फार्मर इसमें प्रीमियम पेएबल होगा फार्मर के माध्यम से। अब इसमें रिवाइज्ड प्रीमियम सब्सिडी स्ट्रक्चर भी आ गया है। तो रिवाइज्ड अगर हम उसको सीज़न और क्रॉप्स के बेसिस पे करें तो खरीफ के सीज़न में जो फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स हो गए जिसमें सारे सीरियल्स, बिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस वगैरह हैं, वहाँ पे 2% ऑफ जो सम इंश्योर्ड होता है वो या एक्चुरियल रेट विच एवर इज लेस, यानी कि दोनों रेट्स में जो कम होगा वो एप्लीकेबल होगा। इसी तरह रबी के सीज़न में फूड एंड ऑयल सीड्स क्रॉप्स जिसमें सीरियल्स, मिलेट्स या ऑयल सीड्स आ गए, पल्सेस आ गए, वहाँ पे ये जो मैक्सिमम इंश्योरेंस चार्जेस पेएबल बाय फार्मर्स होते हैं वो 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड या एक्चुरियल रेट विच एवर इज़ लेस। इसी तरह खरीफ एंड रबी की केसेस में जो एनुअल या एनुअल कमर्शियल और एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो कि सालाना बेसिस पे होते हैं उनमें 5% ऑफ सम इंश्योर्ड या एक्चुरियल रेट विच एवर इज़ लेस। तो ये कुछ सीज़न और क्रॉप्स के बेसिस पे जो रिवाइज प्रीमियम सब्सिडी स्ट्रक्चर है वो अभी हमने समझा। यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। तो यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम क्या है, नेचर ऑफ स्कीम क्या है, समझते हैं। यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम बेसिकली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है नागरिकों को जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या इन ग्रोथ इन्हांसमेंट होता है, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। ख़ास तौर पे फार्मर्स का फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन के साथ साथ ये जो कवर होता है ये पूरे 1 साल के लिए होता है, एक्सेप्ट फॉर क्रॉप इंश्योरेंस विच विल बी बाई एनुअल सेपरेटली फॉर खरीफ एंड रबी सीजन्स। और ये रिन्यूअल होता है हर साल, यानी कि सालाना इसको रिन्यू कराया जा सकता है इस स्कीम के माध्यम से। ये स्कीम जो होती है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है जनरल जो इम्पैनल्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि इस तरह के ऑफर्स को लाते हैं और इसी तरह के सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस या नेचुरली अप्रूवल के साथ एक पायलट बेसिस पे इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जो लोनी फार्मर्स होते हैं उनको कवर दिया जाता है, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, और जो नॉन लोनी फार्मर्स होते हैं उनको कवर दिया जाता है बैंक्स और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के माध्यम से। सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की गई है इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इंश्योरेंस नीड्स जो फार्मर्स की जो इंश्योरेंस नीड्स हैं ख़ासतौर पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हैं उसको पूरा किया जा सके। यहाँ पे ये यील्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जितना भी उसका ओनरशिप राइट होता है उस लैंड के ऊपर या जो फसल को उसने बोया है उसके बेसिस पे इसको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो भी किसान की पर्सनल एसेट्स होती हैं उनको भी कवर किया जाता है, और उसके अलावा जो अदर एसेट्स होती हैं जिससे वो अपनी जो है वो रोज़मर्रा का जीवन यापन करता है और उसको इस्तेमाल करता है, जैसे एग्रीकल्चर पंप सेट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हो सकते हैं जो कि किसान का खुद का ख़रीदा हो, तो उसको भी ये कवर करता है। इसी तरह किसान या उसके परिवार के मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबलमेंट हुआ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन देता है। फार्मर्स के स्कूल्स, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन जो उनके बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनको प्रोविज़न देता है एजुकेशन फ़ीस में, ताकि वो अपनी पेरेंट की डेथ के बाद भी वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें।
इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाता है फार्मर्स को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को। ये पॉलिसी जो इशू होती है वो 1 साल के लिए इशू की जाती है। यहाँ पे जो फार्मर पैकेज पॉलिसी होती है उसका अंडरराइटिंग कौन करता है, तो इसकी अंडरराइटिंग जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि इम्पैनल्ड होती हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उनके अंतर्गत जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम्स होते हैं या जो डेजिग्नेटेड इस डिपार्टमेंट द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इसमें जो है कह सकते हैं कि अंडरराइटिंग करती हैं। पॉलिसी जो है वो 7 सेक्शंस बेसिकली इसके अंदर होते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी, जहाँ पे मैंडेटरी होता है क्रॉप इंश्योरेंस। हालांकि फार्मर को चूज़ करना होता है, कोई भी 2 सेक्शंस वो चूज़ कर सकता है अवेल करने के लिए सब्सिडी उस क्रॉप इंश्योरेंस सेक्शन में। इसी तरह जो क्रॉप इंश्योरेंस के केस में अगर हम देखें, फार्मर का जो शेयर होता है प्रीमियम का वो 1.5 से 5% तक होता है बेस्ड ऑन द इंश्योर्ड क्रॉप्स की, वो कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा है, तो वो पेबल बाय फार्मर्स होता है। वो एक्चुअल के केसेस में एक्चुअल प्रीमियम के बेसिस में जो भी ज़्यादा होता है द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रीमियम और प्रीमियम पेड बाय द फार्मर, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट द्वारा इसमें जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह जो अभी हमने पहले रेट समझे वो सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्टिव होते हैं, जो भी इंश्योरर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं उनकी सहमति से। इसी तरह जो सम इंश्योर्ड होता है और जो प्रीमियम रेट्स होते हैं वो एक प्रोविजंस के बेसिस पे प्रोविजनली लिए जाते हैं और वो कहीं ना कहीं रिस्क्स के ध्यान में रखते हुए उनमें चेंजेस भी हो सकते हैं और वो अकॉर्डिंगली चेंज किए जा सकते हैं। इसी तरह हमने अभी डिटेल सेक्शन वाइज भी समझा था जो रेट्स थे, और जितने भी ये प्रीमियम रेट्स हैं वो सारे ही सर्विस टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं इस स्कीम में। तो अभी हमने समझा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, ख़ास तौर पे वो किसान जिनके पास किसान या एग्रीकल्चर के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो पूरी तरह से वो और उनका परिवार डिपेंड करता है उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, और कितना मुश्किल होता होगा ऐसे किसानों, ऐसे परिवारों में जिनकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है और उनके पास फिर अगले पूरे 1 साल का समय होता है अपनी उस भरपाई को पूरा करने के लिए, और उसको तब भी पता नहीं होता है कि वो अगले साल भी उसमें से वो कुछ फ़ायदा कमा पाएंगे या अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये कि जो फसल बीमा योजना है इसके बारे में सभी किसान भाइयों को इसका लाभ लेना चाहिए। अपने जिस भी आप गांव में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने नोडल ऑफिसर से आप संपर्क कर सकते हैं और इस स्कीम के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से आप इसकी मदद ले सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरी इससे संबंधित जानकारी चाहिए वो आप अपने नियरेस्ट बैंक में भी जा सकते हैं, उनके पास भी इस तरह की गवर्नमेंट की जानकारी होती है। और ये सारी एजेंसीज़ मिल के इस उद्देश्य से काम कर रही होती हैं कि कैसे हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र मजबूत हो सके, और जब किसान मजबूत होगा तभी हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र मजबूत होगा, और जब हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र मजबूत होगा, एग्रीकल्चर इकॉनमी मजबूत होगी, तभी हमारे देश की इकॉनमी मजबूत होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो कोशिश है कि कैसे हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट की स्कीम्स आप तक पहुँचाएँ, इस कोशिश में हम और हमारी टीम हमेशा मौजूद रहती है। आपको अगर कोई भी इस तरह की जानकारी या कोई भी और शंका है तो आप लाइव सेशन में जुड़ के हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि आपके सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सके। धन्यवाद। बिजनेस पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए हर बार लेकर आता है नए बिजनेस आइडियाज। ये आइडियाज आप सभी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने में सहायक होते हैं। आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे प्लास्टिक एंड एलाइड प्रोडक्ट्स बिजनेस आइडियाज के बारे में। आज का पहला बिजनेस आइडिया है पेट बॉटल। पेट बॉटल्स का इस्तेमाल मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑयल, एसिड, फ्रूट जूस और अन्य लिक्विड सॉल्यूशन स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, साथ ही 100% रिसाइक्लेबल भी होती हैं। इन्हें पेट प्लेटफॉर्म में बनाया जाता है। पेट बॉटल्स ट्रांसपेरेंट, लाइट वेट और हाइजीनिक होती हैं। ये बॉटल्स इतनी यूज की जाती हैं, इसीलिए मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा रहती है। इस बिजनेस को शुरू करके आप 15 से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
पेट बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 5000 से 6000 बॉटल्स हर दिन बनाने के लिए आपको 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 25 से 28 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड, 4 से 5 मैन पावर और 38 से 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल ड्यूरेबल और रिलायबल पाइपिंग के लिए किया जाता है। इन पाइप्स में कोरोजन या केमिकल रिएक्टिवनेस जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। इनका यूज डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लेसेस में ड्रेनेज, सीवेज, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ये हॉलो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक ट्यूब्स होते हैं जिन्हें पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर, प्लास्टिसाइजर, डीओपी और सीपीई से बनाया जाता है। इन पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करके आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। इस व्यवसाय में लगभग 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन होता है। पर डे 700 से 900 किलोग्राम पीवीसी पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 15 से 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 35 से 40 किलोवाट पावर कनेक्शन, 2200 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया और 8 से 10 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। जिस बोर्ड पर कोई भी नाम या लोगो एलईडी बल्ब द्वारा हाईलाइटेड होता है उसे साइनेज बोर्ड कहते हैं। इन बोर्ड्स को कंपनी के एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइनेज बोर्ड्स को डिफरेंट कलर्स की एक्रिलिक शीट, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल और एलईडी बल्ब से बनाया जाता है। साइनेज बोर्ड को मॉल, शॉप्स, होटल आदि जगहों के होर्डिंग और बैनर में इस्तेमाल किया जाता है। इस बिजनेस के साथ आप 25 से 30% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन, 10 से 12 मैन पावर और 32 से 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। आशा है कि ये सेगमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पे मिल जाएगा। धन्यवाद।